नमस्कार, आप देख रहे हैं द बैठक और मेरे साथ हैं अभी डॉक्टर नवल किशोर साक्य जो फर्रुखाबाद से सपा के प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव में। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं और जानते हैं कि वो जनता के लिए किस तरह से उनके हित की बात कर सकते हैं। द बैठक के माध्यम से बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं और फर्रुखाबाद की धरती पर आप लोग आए हो इसलिए भी आपका स्वागत है। बड़ी ऐतिहासिक धरती है और मैं डॉक्टर नवल किशोर साक्य हूँ, पेशे से कैंसर सर्जन हूँ और फर्रुखाबाद में हम लोग जहाँ 12 से 13 सालों से काम एक अपने हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों में सेवा करने के उद्देश्य से यहाँ लगातार कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं हम लोग। डॉक्टर साहब, जैसे हम लोगों ने सुना है कि जैसे आप मरीजों का फ्री में भी इलाज करते हैं, तो मतलब कि ऐसे आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बेशक। बेसिकली जब मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ MS हम लोग मेडिकल कॉलेज में जो लावारिस पेशेंट रहते थे जिनका कोई नहीं था, पुलिस लेके आ जाती थी, तो उन सब का इलाज हम लोग बड़ी शिद्दत से किया करते थे और ख़ासकर जिन लोगों के साथ कोई नहीं रहता था उनका इलाज का जुम्मा हमारे जो सीनियर थे वो एक अपने जूनियर को अलॉट कर दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं वही प्रेरणा थी और उसी प्रेरणा को लेके आज हमने लगातार 12 से 13 सालों से फर्रुखाबाद में जो कायमगंज जो कस्बा है यहाँ पर हमने काम चालू किया। और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर में अगर कभी आपने देखा हो जो मरीज़ रहते हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ लक्ष्य हॉस्पिटल कायमगंज में प्रत्येक शनिवार, इतवार और सोमवार इन 3 दिनों में इतने मरीज़ रहते हैं कि एक तरह से मिनी मेला अगर देखना हो तो हमारे हॉस्पिटल पर आके देख सकते हो। क्योंकि मैंने आज तक किसी भी मरीज़ के देखने की अब फीस नहीं लिया। इसके अलावा मैं कभी ये नहीं देखता कि इस ऑपरेशन का इतना पैसा होगा। मरीज़ के पास जितना पैसा हो जाता है उतना दे जाता है, नहीं होता है तो भी हम लोग ऑपरेशन करने का काम करते हैं। तो ये सारी की सारी प्रेरणा हमें जो पढ़ाई के दौरान किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हम लोग जो लावारिस जिनका कोई पुलिस लेके आती थी मरीजों का, उनका इलाज किया करते थे, उसी पैटर्न पर मैंने यहाँ पर इलाज करना चालू किया और मैंने लोगों के दिलों में लगातार 10 सालों से काम करते उनके दिलों में जगह बनाने का काम किया। जैसे आपने अभी बात की कि आप भी पहले स्टूडेंट्स रहे हैं, तो अभी स्टूडेंट की हालत आप देश में देख सकते हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और तमाम तरीके के मामले हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मौजूदा सरकार जैसे एक्शन ले रही है, नहीं ले रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे सरकार की मनोदशा अगर गरीबों के बच्चों को नौकरी देने की है, सरकार की मनोदशा अगर पिछड़ों के बच्चों को आरक्षण देके उनको प्रोन्नति करने की है, तो मैं कह सकता हूँ वो सरकार अगर पेपर आउट हो जाती तो पेपर को दोबारा से कराने का काम करती। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो जो भी परीक्षा होती है, चाहे लेखपाल की हो उसकी परीक्षा का भी पेपर आउट हो जाता है, चाहे RO की परीक्षा हो, चाहे ARO की परीक्षा हो। और अभी आपने देखा कि पुलिस की भर्ती की परीक्षा थी, कितने भयानक भयानक दृश्य हमने और आपने देखे होंगे। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक बच्चा ट्रेन में बैग कंधे पर लटकाए हुआ है, उसकी माँ का फ़ोन आता है और माँ पूछती है कि बेटा कैसा पेपर हुआ, तो वो कहता है कि पेपर बहुत अच्छा हुआ, और उसके ऊपर एक दूसरा बोझ का बैग लाता हुआ उसके कंधे पर गिर रहा है। इतने भयानक भयानक दृश्य देखे हमने। तो कहीं ना कहीं ये सरकार छात्रों की हितैषी नहीं हो सकती। आज शिक्षा की अगर बात किया जाए तो जो शिक्षा का जो दर्शन था माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी की सरकार में था, और मैं तो उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ डॉक्टर बना बैठा हूँ। बेहद गरीब और साधारण किसान परिवार का ये बेटा, सोचो जब मेरा एडमिशन MBBS में हुआ, अमूमन जिसका MBBS में एडमिशन हो जाता है तो गांव में ढिंडोरा पिट जाता है। मैं बताना चाहूँगा, जब मेरा एडमिशन MBBS में हुआ तो मैंने अपने माता और पिता को बस बताया, क्योंकि कहीं मुझे डर था कहीं फ़ीस नहीं जमा कर पाई तो लोग ये कहें कि हाँ इनका एडमिशन MBBS में हो गया और फिर ये गांव में घूम रहे हैं। तो मैंने जब अपने माँ बाप को ये बात बताई तो माँ बाप बहुत खुश थे। और तब मैंने बताया कि उस समय सरकार में ये व्यवस्था थी कि प्रदेश में पढ़ने के लिए या देश में पढ़ने के लिए 10 लाख रुपया बैंक से लोन मिला करता था।
और फीस भी करीब 4.5 लाख हुआ करती थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 5 साल की। मैंने लोन लिया और लोन के आशीर्वाद से, श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से मैं डॉक्टर बन गया। पिताजी हमारे बहुत चिंतित थे कि वो अपने बेटे को कैसे पढ़ाएंगे, तो मैंने अपने पिताजी से कहा था कि वर्तमान में जो सरकार है वो श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार है, और इस सरकार ने गरीबों के बच्चों के लिए व्यवस्था की है कि गरीब का बेटा चाहे वो किसी भी जाति का हो, अगर गरीब का बेटा है तो उसको एजुकेशन लोन मिलेगा, और एजुकेशन लोन के द्वारा सरकार पढ़ाने का काम करेगी। और आप देख सकते हैं कि उसी सरकार के दम पर मैं यहाँ तक आ गया। मैं इसमें एक सवाल ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि एजुकेशन लोन की आपने बात की है, तो एजुकेशन लोन जैसे अभी जो प्रेजेंट की जो भाजपा सरकार है वो उद्योगपतियों का लोन तो माफ़ कर रही है, लेकिन आपको कैसा ऐसा मतलब कि इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी लोन, एजुकेशन लोन हैं, किसान के कुछ लोन हैं, तो वो सभी सरकार को माफ़ करना चाहिए, उस पर क्या एक्शन ले सकती है? मैंने अपने कईयों भाषणों में ये बोला है, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हम देश की इस 80 करोड़ आवाम को उनको भोजन और राशन देने का काम करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस देश की 80 करोड़ जो बच्चे हैं उनको मुफ्त में अच्छी शिक्षा देने का काम करें। कभी नहीं सुना होगा इस देश के जो 80 करोड़ किसान हैं, जिन किसानों ने अपनी खेती के लिए जो ऋण लिया था बैंकों से उसको माफ़ करने का काम करें। आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस 80 करोड़ देश की इस 80 करोड़ माताओं और बहनों को उनके घर में खुशियाँ लाने का काम करें। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग शिक्षा के बारे में तो कभी भी बात कर नहीं सकते। अभी इससे थोड़ा इस मुद्दे से थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगा। अभी जो लोकसभा चुनाव है उसमें सपा की तैयारी कैसी है, और ये जो एक पीडीए फार्मूला सपा द्वारा अपनाया गया है उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? सपा की और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बहुत अच्छी तैयारी है। और बात में अगर मैं अपना करूं, मैं तो आज से नहीं, मैं तो 2013 से लगातार 12 से 13 साल होने वाले हैं। 12 से 13 साल से मैं तो यहाँ से तैयारी कर रहा हूँ। कोई ऐसा गांव नहीं होगा, मेरी किसी मीटिंग में चले जाओ कोई न कोई जबड़ा अपना लेके आ जाएगा। डॉक्टर साहब आपने 6 साल पहले मेरे जबड़ा निकाला था, कोई कहेगा डॉक्टर साहब मेरा पित्त की थैली आपने निकाली थी, कोई कहेगी मेरी माँ, कोई माँ बोलेगी डॉक्टर साहब मेरी बच्चेदानी निकाली थी। तो मैं तो सोशल वर्किंग, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, आज से नहीं 10 से 12 सालों से है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो यहाँ पर हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम किया है, उनके निर्देशन में जो पीडीए बना हुआ है, ये पीडीए कोई नया नहीं पीडीए है, ये पीडीए वही है जो हमारे महापुरुषों ने बनाया, खासकर साहू जी महाराज ने बनाया, बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने बनाया, ज्योतिबा फुले जी ने बनाया। ठीक है, तो वही पीडीए आज धरातल पे यहाँ पर काम कर रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग यहाँ से ऐतिहासिक विजय प्राप्त करके और इतिहास रचने का काम करेंगे। मैं इस पर एक क्वेश्चन पूछूंगा कि पीडीए, जैसे अखिलेश यादव जी ने पीडीए का एक नारा दिया कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपना अल्पसंख्यक की जगह अगड़ा जोड़ दिया है। नहीं, उसमें मैं बताना चाहूँगा, पी का मतलब पिछड़ा, पिछड़े का मतलब साकी कम्युनिटी, यादव कम्युनिटी, पाल, कश्यप, राजभर, शर्मा, विश्वकर्मा, ये सब किस में आते हैं? पिछड़े में। और डी का मतलब होता है दलित, और दलित का मतलब है जिसमें विशेषकर खासकर जाटव समाज, दिवाकर समाज, कठेरिया समाज, वाल्मीकि समाज, ये सब आते हैं डी में। और ए की बात करूं तो ए का मतलब है मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक लोग, उसी ए का मतलब है आदि आबादी माताओं और बहनों की, और तीसरा ए का मतलब अगड़े समाज के भी बेगरीब ऐसे लोग, और जो देश के लोकतंत्र में आस्था रखने वाले, जो देश के जनतंत्र में रखने वाले अगड़े समाज के लोगों का भी गुलदस्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनाने का काम किया है। मैं कह सकता हूं कि कंपल से लेके पूरा छिबरामऊ तक का जो इलाका है वहां तक हमने उर्स के कार्यक्रम अटेंड किए हैं। कुसुमखेर में अभी हमने एक कार्यक्रम अटेंड किया था,
तो मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर नवल किशोर सारे धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन डॉक्टर नवल किशोर भगवान बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी में अपार आस्था रखता है। और रही बात तैयारी की, तैयारी तो हम 10 से 12-1300 साल से कर रहे हैं। और आपने एक सवाल और पूछा कि हमारे बेसिकली मुद्दे क्या होंगे। मुद्दे से पहले मैं घोषणा किया हूँ, मेरी घोषणा ये है कि यहाँ की जनता डॉक्टर नवल किशोर साक्य को 2024 में सांसद बनाने का काम करेगी और कर रही है। जब जनता ने आशीर्वाद दे दिया है तो मैंने भी जनता को बोल दिया है कि डॉक्टर नवल किशोर साक्य नहीं, यहाँ की सारी जनता पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेगी। और पार्लियामेंट के चुनाव के साथ जब मैं संसद में पहुँच जाऊँगा तो सरकार से मुझे सैलरी भी मिलेगी। और मैंने घोषणा कर दिया है कि जो सैलरी जो मुझे मिलेगी, तमाम ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, या वो बच्चे जो पढ़ना लिखना चाहते हैं लेकिन उनके माँ बाप पढ़ाने में असमर्थ हैं, डॉक्टर नवल किशोर अपनी सारी सैलरी लोकसभा फर्रुखाबाद के तमाम गरीब बच्चों में उनको खर्च करने का काम करेगा। और अपनी जेब में 1 रुपया भी जो सैलरी मिलेगी वो 1 रुपया भी लेना दुश्वार समझेगा। मैंने कई मंदिर मस्जिदों में ये घोषणा कर दिया है। आपने कहा यहाँ के लिए प्लानिंग क्या है। फर्रुखाबाद है वो आलू का बहुत बड़ा प्रोडक्शन पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा आलू का प्रोडक्शन होता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि आज तक जब से देश आज़ाद हुआ इतनी सरकारें बनी, किसी भी सरकार ने फर्रुखाबाद में आलू की प्रोसेसिंग के लिए कोई भी प्लांट नहीं लगाया। किसी भी सरकार ने आलू से बहुत सारी मेडिसिन बन सकती हैं, मेडिसिन के लिए कोई भी प्लांट के बारे में फर्रुखाबाद में नहीं सोचा। तो डॉक्टर नवल किशोर साक्य की ये प्लानिंग रहेगी। इसके अलावा आपने कहा कि सरकार भी हमारी बन रही है, और जब सरकार बन रही है तो फर्रुखाबाद में 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक माननीय सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहीं से बगल में माँ गंगा गुजर के जाती है। बरसों से यहाँ के लोग हर बार बरसात के दिनों में माँ गंगा का प्रकोप आता है और पता नहीं बहुत भयानक स्थितियाँ होती हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और जनहानि होती है। हमने देखा इस बार कुछ ज़्यादा गंगा में बाढ़ आई थी। हमने लोगों को राहत देने का काम किया, लोगों को नावें देने की काम की, नावों के साथ भोजन देने का काम किया। मैं कहना चाहूँगा कि 4 विधायक और 1 सांसद होने के बावजूद गंगा एक्सप्रेस वे यहीं से बगल के होके निकल के जा रहा था, और वो गंगा एक्सप्रेस वे बगल के कद्दावर मंत्री, शाहजहाँपुर के कद्दावर मंत्री यहाँ से उठा के अपने ज़िले में लेके चले गए, और फर्रुखाबाद वैसे ही जैसे पहले था पहले की तरह फैला रह गया। इसलिए फर्रुखाबाद की जनता अपने आप को असहज महसूस कर रही है, ठगा महसूस कर रही है। इसलिए हमारी प्राथमिकता होगी कि हम समाजवादी साथी जब भी सरकार में आएंगे तो गंगा एक्सप्रेस वे से भी अच्छा कनेक्टिंग रोड बनाकर फर्रुखाबाद के लोगों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। और इसके लिए मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिमाग में पहले से डाल दिया है और उन्होंने बोल भी दिया। जो देश में भी तमाम मुद्दे चल रहे हैं, पहला जो मुद्दा चल रहा है किसान आंदोलन का, उस पर आप कुछ अपनी राय देना चाहेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दोहरा चरित्र है। एक तरफ इस भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम कर रहे हैं, और वहीं आज जो दिल्ली में सीमा बॉर्डर पर किसानों के ऊपर, कल ही हमने देखा था वीडियो में, उनके ऊपर पानी की बौछारें डाली जा रही हैं, आंसू के गोले फेंकाए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनका चरित्र दोहरा रहता है। और मैं दावे से कह सकता हूँ ये सरकार कभी भी किसान के समर्थन की बात नहीं कर सकती, ये हमेशा दोहरे चरित्र की बात करती है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों की कभी भी सरकार नहीं हो सकती। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।